अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 सेलुलर एडाप्टेशन एंड एब्रेंट सेल ग्रोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ऑन एक्सपोजर टू स्ट्रेस द सेल मेक एडजस्टमेंट विद द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी सेल के इर्द गिर्द सेल के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो सेल उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। अब ये चेंजेस जो है या तो फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना जान लें कि सेल में चेंजेस कब आते हैं। जब सेल के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो सेल उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए उस तब्दीलियों को अपने आप के साथ मतलब उसको बैलेंस करने के लिए अपने आप में चेंजेस करते हैं, ठीक है। व्हेन कन्फ्रंटेड विद द स्ट्रेस दैट एंडेंजर इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वही बात है कि जब भी बाहर से सेल को ख़तरा हो या सेल के एडाप्टिव जो है जो चेंजेस है वो फिर इसमें आना शुरू हो जाते हैं। अगर सेल के एक्टिविटीज़ को ख़तरा हो तो सेल अपने आप को उस चीज़ के साथ एडजस्ट करने लगता है। और अगर ये चीज़ सेल ना करे, इस स्ट्रेस को जो है वो बर्दाश्त ना करें, अपने आप को जो है वो चेंज ना करें, या जो इर्द गिर्द के जो माहौलियाती चेंजेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए सेल पे तो सेल डेथ की तरफ चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के बारे में हम पढ़ रहे थे, दो किस्म की अडॉप्टेशन होती है। फिजियोलॉजिकल क्या है? रिप्रेजेंट सेल टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स एंडोजेनस केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब किसी भी हार्मोन की वजह से या किसी भी केमिकल की वजह से सेल में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या है? द सेल हैव द एबिलिटी टू मॉड्यूलेट देयर एनवायरनमेंट। अब सेल में ये जो है एबिलिटी है, ये ताकत है कि वो अपना एनवायरनमेंट खुद चेंज करे। इसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन। अच्छा, अब सेलुलर एडाप्टेशन के कुछ टाइप्स हैं जिसमें कुछ साइज़ और नंबर के हवाले से एट्रोपी, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। ये जब सेल के साइज़ या नंबर में चेंजेस आते हैं तो हम इस कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं। और जब सेल में मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंशिएशंस आते हैं तो उसको हम मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया कहते हैं। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले एट्रोफी पे आते हैं। एट्रोफी क्या है? श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द सेल। जब सेल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है साइज में, ठीक है। और ये जो है ये भी एक एडाप्टिव रिस्पॉन्स है, मतलब सेल को छोटा होना पड़ रहा है इसलिए वो छोटा हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एट्रोफी। जब सेल की साइज कम हो जाए, सेल सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, इसको हम कहते हैं एट्रोपी, ठीक है। ये किन वजह से होती है, इसके कॉजेज़ क्या है? सबसे पहले स्टार्वेशन एट्रोफी, मतलब सेल को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह सही तरीके से नहीं मिल पाती और उसकी ज़रूरियात सही तरीके से नहीं पूरी हो पाती, इसलिए सेल अपने आप को कंट्रैक्ट करने लगता है, श्रिंक करने लगता है, ताकि जितना उसको मिल रहा है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे, ठीक है। इस्केमिक एट्रोफी क्या है? जब आपके किडनी जो है वो श्रिंक हो जाए, ठीक है, मतलब किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तो किडनी श्रिंक हो जाती है, इसको हम कहते हैं इस्केमिक एट्रोफी या फिर एट्रोफिक किडनी हम कहते हैं उस किडनी को। अच्छा, डिसयूज एट्रोफी क्या है? एट्रोफी ऑफ पेनक्रियाज का श्रिंक हो जाए। एट्रोफी से आपने मतलब लेना है श्रिंक होना या फिर साइज में कमी आना। न्यूरोपैथिक एट्रोफी क्या है? पोलियोमिलाइटिस, मतलब आपके नर्वस सिस्टम में कोई भी एट्रोफी आ जाती है, कोई भी मसला आ जाता है तो आपको पोलियो का मसला हो जाता है, पोलियोमिलाइटिस जिसको हम कहते हैं। एंड्रोक्राइन एट्रोफी से आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, मतलब जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एट्रोफिक हो जाए, मतलब या श्रिंक हो जाए तो आपका जो बॉडी है वो हाइपोपिट्यूटरिज्म में चला जाएगा, मतलब आपकी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। प्रेशर एट्रोफी क्या है? इरोजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो इरोजन स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप बहुत ज़्यादा बैठते हो या बहुत ज़्यादा खड़े होते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका स्पाइन इरोजन होना शुरू हो जाता है। इडियोपैथिक एट्रोफी क्या है? टेस्टिकुलर एट्रोफी, मतलब जब टेस्टिस जो है वो एट्रोफी सिचुएशन में चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी।
अच्छा, एट्रोफी का मैकेनिज़्म क्या है? जब आपका सेल एट्रोफी में चला जाता है तो कैसे चला जाता है? सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन का जो कंज़म्पशन है, मतलब जितना ऑक्सीजन वो खर्च करता था वो कम हो जाता है, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे उसके साथ-साथ बॉडी के या उस सेल के और भी जो फंक्शंस हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज़ है, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं साइज़ में, ठीक है? और इसी तरह आपका पूरा सेल जो है एपोप्टोसिस में चला जाता है, मतलब या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये है मैकेनिज़्म ऑफ एट्रोपी कि सबसे पहले उसका ऑक्सीजन जो है वो कम किया जाता है, फिर उसके जो अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है उसके साइज़ में कमी आती है और सेल का फंक्शन कम होने लगता है। इसी तरह सेल एट्रोफी सिचुएशन में चला जाता है। अच्छा, दूसरा जो है हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी क्या है? इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ सेल व्हिच रिज़ल्ट इन एनलार्जमेंट विदाउट एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपरट्रॉफी में आपकी सेल का सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसका नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 सेल है तो 2 ही होंगे, लेकिन अगर पहले 1 इंच के थे तो फिर 2, 3, 4, 5 इंच के होंगे, ठीक है? इसी तरीके से उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसके नंबर में इंक्रीज़ नहीं आएगी, मतलब नंबर ज़्यादा नहीं होगा, तादाद ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अगर ड्यू टू इंक्रीज़ फंक्शनल डिमांड और हार्मोनल स्टिमुलेशन, ये किस वजह से होता है कि उस सेल का फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। इसके भी कुछ कॉजेज़ है, जैसे कि यूट्रस जो है वो फिज़ियोलॉजिकल कॉज़ इसका है कि यूट्रस एनलार्ज हो जाता है जब कोई भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका यूट्रस जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ये है इसका फिज़ियोलॉजिकल क्या कहते हैं, फिज़ियोलॉजिकल एडाप्टेशन, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब यूट्रस एनलार्ज हो जाता है इसको हम कहते हैं यूट्रस हाइपरट्रॉफी, ठीक है? पैथोलॉजिकल क्या है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल हो सकता है, मतलब कार्डियक मसल जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी का मतलब ये कि आपने कोई एक ऑर्गन रिमूव कर दिया और उस ऑर्गन की वजह से जो है दूसरे ऑर्गन पर दबाव पड़ गया और उसका काम भी वो ऑर्गन कर रहा है, ठीक है? तो उस पर भी दबाव पड़ जाता है और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। अच्छा, इसके जो एडाप्टिव चेंजेस हैं वो क्या है? टेक्निक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थिक हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम से उसका जो यूरिनरी फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब जाम हुआ होता है, तो इसलिए उसका जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थिक हो जाता है। कंपेंसेटरी क्या है? कंपेंसेटरी क्या मैंने आपको पहले बता दिया। इफ़ वन किडनी इज़ रिमूव्ड द रिमेनिंग किडनी एनलार्जेस टू कंपेंसेट फॉर द लॉस। अब ये जो एक किडनी अगर आप रिमूव करते हैं तो दूसरे पर ज़ाहिरी बात है दबाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक रिमूव है तो दूसरे का काम भी तो उसका काम भी जो है वो दूसरी जो किडनी है वो कर रही होगी, तो इसलिए उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है आपके किसी भी ऑर्गन पर जिसका हाइपरट्रॉफी हो रही है उस पर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मस्कुलर डैमेज वहाँ पे हो रहा है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो रहा है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपके ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से पे हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ऑर्गन्स की जो है वो एनलार्जमेंट ज़्यादा होगी तो हाइपरट्रॉफी होगा, ठीक है? इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस अगर बहुत ज़्यादा होती है तो भी आपका हाइपरट्रॉफी में जो है वो मतलब ऑर्गन जा सकते हैं, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉजेज़ हैं कि आपके जो है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अच्छा, नंबर 3 जो है वो है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है, जैसे कि हमने हाइपरट्रॉफी में पढ़ा कि उसमें सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा लेकिन नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा, इसमें नंबर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ सेल का
जब नंबर इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर बात है साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जब सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, सेल की तादाद इंक्रीज़ होती है, ठीक है, उस वजह से उसको हम, और इसके साथ-साथ उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया। ये कहाँ पे होता है, आपके उन सेल्स में होता है जो कि माइटोटिकली डिवीज़न कर सकते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। आपके मसल सेल हो गए, आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के सेल हो गए, टिश्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हो गए, ठीक है। इसमें हाइपरप्लेजिया हो सकता है और ये कब होता है, एक कंट्रोल प्रोसेस है, मतलब ये किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो सकता है। मतलब आपके बॉडी में अगर कोई भी बाहर से स्टिमुलस आता है तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो सेल बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है वो ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं या फिर नंबर में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो स्टिमुलस बाहर कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो ये प्रोसेस रुक जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। जैसे कि उसमें होता है प्रेगनेंसी में हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। यूट्रस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, तो जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर यूट्रस अपने साइज़ में आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। अच्छा जी, इसके अलावा कंपेंसेटरी जो है वो क्या है कि लीवर जब आप काटते हैं, लीवर का सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ लीवर होता है। लीवर का एक ख़ासियत ये भी है कि लीवर जब आप काटते हैं तो वो दोबारा भी जो है वो उस जगह को कवर करती है, उसमें माइटोसिस हो जाता है और वो दोबारा भी आने लगती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपेंसेटरी। इसके अलावा जब आपका कोई किसी जगह पे चोट लग जाती है और वो जगह ख़राब हो जाती है, तो कुछ दिन बाद वो सही होने लग जाती है। ये भी हाइपर प्लेज़िया की वजह से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न हो जाता है और वो जगह बिल्कुल रिकवर हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, हाइपरप्लेज़िया के कुछ एग्ज़ाम्पल है। अच्छा जी, इसके अलावा मेटाप्लेज़िया क्या है? मेटा का मतलब है ट्रांसफ़ॉर्मेशन, प्लेज़िया का मतलब है ग्रोथ। तो इस वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि जब एक किस्म के सेल्स दूसरे किस्म के सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेज़िया। ये आपको नीचे डेफ़िनेशन में दिया गया भी है कि चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू परसिस्टेंस, मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक किस्म के सेल्स किसी दूसरे किस्म में चेंज हो जाते हैं। फ़र्ज़ करो एपिथेलियल सेल है तो वो स्क्वाइमस एपिथेलियल में चेंज होंगे, ठीक है, या कॉलमनार में चेंज होंगे। इसको हम कहते हैं मेटाप्लेज़िया, जो कि आगे जाके मैलिग्नेंट सेल भी बन सकते हैं। मैलिग्नेंट के आगे जाके उससे कैंसर भी पैदा हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ जो है वो क्लासेस हैं। एपिथेलियल मेटाप्लेज़िया में क्या-क्या आते हैं, स्क्वाइमस मेटाप्लेज़िया और कॉलमनार मेटाप्लेज़िया। मेसेनकाइमल मेटाप्लेज़िया में ओशियस मेटाप्लेज़िया और कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेज़िया, ये हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। स्क्वाइमस मेटाप्लेज़िया क्या है कि जब स्क्वाइमस सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल इन द ट्रेकिया इन लार्ज एयरवेज ऑफ अ हैबिचुअल, मतलब जब स्क्वाइमस सेल कन्वर्ट हो जाते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वाइमस मेटाप्लेज़िया, कि स्क्वाइमस सेल्स चेंज हो गए। कॉलमनार मेटाप्लेज़िया क्या है कि बैरेट्स एज़ोफेगस भी हम इसको कहते हैं। बैरेट एज़ोफेगस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल चेंज फ्रॉम फ्लैट लेयर्ड स्क्वाइमस टू टॉल कॉलमनार, मतलब फ्लैट किस्म के सेल्स हैं वो टॉल कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉलमनार मेटाप्लेज़िया और ये ज़्यादातर एज़ोफेगस में हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मेसेनकाइमल मेटाप्लेज़िया क्या है, ये ज़्यादातर उसमें होता है बोन्स में या फिर कार्टिलेज में, ठीक है। ओशियस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यूज, कार्टिलेजिस, कार्टिलेज एंड मैक्साइड टिश्यू, मतलब ये कि जहाँ पे आपका कार्टिलेज है, जहाँ पे आपके सॉफ्ट बोन्स होते हैं, वो जगह जो है वो हार्ड होने लग जाती है, बोन्स वहाँ पे फॉर्म होने लग जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज़ में, ठीक है। जहाँ पे बोन बिल्कुल टफ बोन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑशियस मेटाप्लेज़िया या कार्टिलेजिनस मेटाप्लेज़िया क्या होता है, इन हीलिंग फ्रैक्चर्स वेयर देयर इज़ अनड्यू मोबिलिटी, जो आपके कार्टिलेज होंगे वो हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से आप मोबिलिटी नहीं कर पाते, मतलब आप हरकत नहीं कर पाते। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेज़िया।
अच्छा जी, अब आते हैं डिस्प्लेजिया पे। डिस्प्लेजिया क्या है? डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट ऑफन एक्कम्पनीड बाय या विद मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया। मतलब एक सेलुलर डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन डिसऑर्डर हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा, एक गलत तरीके से सेलुलर डेवलपमेंट हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं और उसमें मेटाप्लेजिया भी शामिल है और हाइपरप्लेजिया। वो दोनों एक साथ मिलके सेल को डिवाइड कर रहे हैं। सेल का जो है शेप भी चेंज हो रहा है, उसका तादाद भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं, जिसमें मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया एक साथ शामिल हो, एक साथ काम कर रहे हो। अगर मोस्ट ऑफन इन एपिथेलियल सेल में ये ज़्यादातर होता है, ठीक है, और जिसमें सेलुलर प्रोलिफरेशन होता है, मतलब सेल्स ख़राब हो जाते हैं या फिर उसका जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। ठीक है, डिस्प्लेज़िया जो है ये एक गलत सेल ग्रोथ है। ठीक है, मतलब सही तरीके से जब आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा हो तो डिस्प्लेज़िया में जा रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके साइज़ में, उसके शेप में और उसके ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरीके से वो बना हुआ है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, और ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। ऑल्दो डिस्प्लेज़िया इज़ एबनॉर्मल, इट इज़ एडॉप्टिव। मतलब ये किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी गलत चीज़ कंज़्यूम करते हैं, कोई भी स्मोकिंग करते हैं, व्हाटएवर यू डू, ठीक है, तो उस वजह से आपके सेल डिस्प्लेजिया में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को रिमूव करते हैं, उस स्टिमुलस को रिमूव करते हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेजिया हो रहा होता है, तो शायद आपका ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। अच्छा, और स्ट्रांगली इम्प्लिकेटेड इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ कैंसर। मतलब जब आपके सेल डिस्प्लेजिया में चले जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। प्रीकर्सर ऑफ कैंसर मतलब ये कैंसर की एक अलामत है। तो ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं। यहाँ पे आपको जो है इस चार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के दिए गए हैं सेल्स के। नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं, जब आप ये देख रहे होते हैं नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियल सेल इस तरीके से, फिर जब उसमें थोड़े-थोड़े चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है? फिर वो डिस्प्लेजिया में चले जाते हैं, सीवियर डिस्प्लेजिया में, और फिर आखिर में आप देख सकते हैं इन्वेसिव कैंसर में चले जाते हैं। आपको कैंसर हो जाता है। आपके सेल मुकम्मल तौर पर उसका शेप और उसकी तादाद मुकम्मल तौर पर जो है वो गड़बड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो आपको कैंसर होने लग जाता है। ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मल है, तो जब उसमें एट्रोफी होती है या फिर हाइपरट्रॉफी होती है। इसके अलावा हाइपरप्लेजिया होता है जिसके साथ जो है वो नंबर में भी इंक्रीज़ होता है। फिर मेटाप्लेजिया में उसका शक्ल, उसका शेप इंक्रीज़ होता है, चेंज हो जाता है। और डिस्प्लेजिया में वो तो मुकम्मल तौर पर पहचान में भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चेंजेस होते रहते हैं। ये भी आपको दिया गया है कि कैसे वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये इसको आप गौर से देख के, मतलब सिर्फ़ आप इस डायग्राम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया है एट्रोपी का, हाइपरट्रॉफी का, कि जब एट्रोपी है बाइसेप्स में, एट्रोपी नहीं है, जब नॉर्मल है तो ऐसे दिखता है, लेकिन जब उसमें एट्रोफी हो जाती है, श्रिंक हो जाता है, तो आपके मसल कमज़ोर होने लग जाते हैं। इसी तरह हार्ट का भी आपको दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये लेफ़्ट नॉर्मल ब्रेस्ट है, नॉर्मल ब्रेस्ट का भी आपको दिया गया है, और हाइपरप्लेजिया जो है कैंसरस ब्रेस्ट होता है, वो भी आपको दिया गया है। अच्छा जी, अब आते हैं एब्रेंट सेल ग्रोथ पे कि एब्रेंट सेल ग्रोथ क्या है। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए सेल डिवीज़न के हवाले से। सबसे पहले उसमें आता है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन क्या है कि सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होता है जब एक सेल का टाइम कंप्लीट हो जाता है या फिर सेल का टाइम हो जाता है डिवाइड होने को, ठीक है? तो वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, और ओल्ड सेल जो है या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, व्हेन ओल्ड सेल्स डाई और एडिशनल सेल्स आर नीडेड। जब पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं, डाई मतलब मर जाते हैं, या फिर किसी नए सेल की ज़रूरत है, तो वो डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है? और उस चीज़ को जो है एक्टिवली डिवाइड करते हैं, या फिर
आपका जो प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन। आप कह सकते हैं सिंपल कि जब सेल डिवीजन होने लग जाती है सही तरीके से, ठीक है, और जब आपके बॉडी में सेल्स की ज़रूरत है डिवाइड होने को, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोलिफरेटिंग सेल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट और मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स। मतलब कोई भी सेल है वो डिवाइड हो गया, ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर रेड ब्लड सेल है तो रेड ब्लड सेल हम कैसे जानते हैं को एक डिस्क की तरह होता है, एक टोपी की तरह होता है, जो कि अंदर की तरफ से कनकेव होता है, अंदर की तरफ गया हुआ होता है टोटल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कैपेबल ऑफ कैरी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, और 120 दिनों में वो उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये एक दूसरे से जो है चेंजेस जो आते हैं ये किस तरीके से आते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू आते हैं। तो प्रोलिफरेशन में सेल डिवाइड होगा सही तरीके से, डिफरेंशिएशन में उसको अपने काम के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा या उसको अपना काम दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, इसके अलावा एबरेंट सेल ग्रोथ क्या है, एज एनी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। मतलब सिंपल आप इतना याद रख लें कि कोई भी सेल ग्रोथ है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया, इसको हम कहते हैं एबरेंट सेल ग्रोथ। अच्छा, न्यू प्लाज्म क्या है, न्यू प्लाज्म के नाम से आप याद रखें, न्यू का मतलब है न्यू, ठीक है, नया। तो कुछ भी नया चीज़ जो है वो आ गया आपके सेल में, ठीक है, और कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हो गई, इसको हम कहते हैं न्यू प्लाज्म। एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, कोई भी जो है मास आ गया, ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड इन आर कोऑर्डिनेटेड। मतलब इतना ही आप याद रख लें कि कोई भी न्यू चीज़ आ गई आपके सेल में, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई, इसको हम न्यू प्लाज्म कह सकते हैं, या जो चीज़ न्यू आ गई है उसको हम क्या कहते हैं, न्यू प्लाज्म। अच्छा, जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ये नॉर्मल सेल डेथ को कहते हैं। मतलब जब सेल का टाइम कंप्लीट हो जाता है सही तरीके से, जैसे कि इंसान की बॉडी है 70 80 90 साल तक पहुंच जाता है तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह सेल का भी है कि जब सेल का टाइम कंप्लीट हो जाता है या फिर वो अपना काम छोड़ देता है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, या इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैंसर इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में चूँकि हमारा अपना वो बुक्स है नहीं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स के वो पढ़ते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो सेकंड का डेथ का जो सबसे बड़ा रीज़न है सेकंड नंबर पे वो है कैंसर, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्गन में या किसी भी जगह से आपके बॉडी में ओरिजिनेट हो सकता है, मतलब पैदा हो सकता है। कैंसर क्या है, एज डिसऑर्डर ऑफ अल्टर सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ। कैंसर का डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं कि जब आपके सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएं और वो मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं कैंसर। द रिजल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूप्लाजिया। अच्छा, जो न्यू चीज़ आपके बॉडी में इस कैंसर की वजह से ग्रो कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूप्लाजिया। न्यूप्लाजिया का मतलब क्या होता है, न्यू ग्रोथ, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, और इस न्यू ग्रोथ को आप न्यूप्लाज्म भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अनलाइक चेंजेस इन टिश्यू ग्रोथ दैट आकर विद हाइपरट्रॉफी, ये हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है। लेकिन हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में हमने ये चीज़ पढ़ा है कि उसको हम किसी न किसी पॉइंट पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन न्यू प्लाज्म है, जो न्यू ग्रोथ आपके बॉडी में कैंसर एज अ कैंसर हो रही है, इसको हम ज़्यादातर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये आपके सारे जो बॉडी के रेगुलेटरी फंक्शन है या नॉर्मल ग्रोथ है या डिवीज़न है उस पे जो है हावी हो जाता है, और उसमें नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, बिनाइन न्यूप्लाज़्म क्या होता है कि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि एक जगह पे जमा है, ठीक है, क्लस्टर है या फिर एक सिंगल में मास में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मतलब आप उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज़्म क्या होता है कि ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसमें इतना फ़र्क नहीं होता, आप फ़र्क नहीं कर पाते, और इसमें ये ताकत होती है, ये एबिलिटी होती है कि ये बहुत जल्द जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपके लिम्फेटिक सिस्टम
सिस्टम में या फिर आपके बॉडी के और साइड्स में जो है वो फैलते हैं। और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत जज्बात से, जज्बाती हम जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके बॉडी में ट्यूमर्स पैदा करते हैं। और जब आपका जो है वो मैलिग्नेंट में चला जाता है, जो न्यूप्लाज़म है, अगर वो बेनाइन है तो सही है, मतलब कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर एक बार वो मैलिग्नेंट में चला गया तो इसका मतलब कि वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, फिर आप उसको इतनी आसानी से नहीं कंट्रोल कर सकते। कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज़्म, और कैंसर इसी को कहते हैं। वर्ड कैंसर इज़ डिराइव, ये ग्रीक ज़बान से लिया गया है, कार्किनोस से, मतलब जो ग्रीक वर्ड है उसके लिए कार्किनोस का मतलब है, ठीक है, जिसका मतलब है क्रेब, कचरा आप कह सकते हो, ठीक है। मैलिग्नेंसी इज़ सिनोनिमस विद द मेडिकल मीनिंग ऑफ कैंसर। मैलिग्नेंसी का मतलब भी आप कैंसर ले सकते हो, किसी भी जगह पे मैलिग्नेंसी आई उसका मतलब भी होगा कैंसर, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट आपको दिया गया है, ये आप खुद भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या जो कैंसर है उसमें क्या फ़र्क है। बिनाइन जो है ग्रो स्लोली ग्रो करता है, और मैलिग्नेंट बहुत तेज़ी से फैलता है। लेस एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव का भी यही मतलब है। वेल डिफाइंड कैप्सूल, बिनाइन का जो है एक ख़ास चीज़ में बंद हुए होंगे, बल्कि जो मैलिग्नेंट है वो बंद नहीं होंगे, इनकैप्सुलेटेड होंगे। आर नॉट इन्वेसिव, बिनाइन जो है वो आपके बॉडी के सिस्टम्स में नहीं दाखिल होंगे, बल्कि जो मैलिग्नेंट है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं, आपके टिश्यूज़ में भी दाखिल हो सकते हैं। बिनाइन जो है वेल डिफरेंशिएटेड, ये आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं, और मैलिग्नेंट में आप फ़र्क नहीं कर सकते, ठीक है, ये इतने डिफरेंशिएटेड नहीं होते एक दूसरे से। बिनाइन जो है ये लो माइटोटिक इंडेक्स होते हैं, मतलब बहुत स्लोली जो है वो माइटोसिस करते हैं, बहुत स्लोली डिवाइड होते हैं, नंबर इंक्रीज़ होते हैं इसका। और जो मैलिग्नेंट है वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। बिनाइन वही बात है कि डू नॉट मेटास्टेसाइज़, बहुत कम जो है वो माइटोसिस करते हैं, और ये जो मैलिग्नेंट है बहुत तेज़ी से फैलते हैं। फिर भी वही बात है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट का, ठीक है। अच्छा जी, इसका कुछ नेमिंग सिस्टम है, जैसे कैंसर के मुख्तलिफ नाम है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ठीक है, ऑस्टियोमा, एडिनोमा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन-कौन से कैंसर हैं। कार्सिनोमा क्या है? इज़ यूज्ड टू डिजिग्नेट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये तो सबसे पहले मतलब कार्सिनोमा है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। और एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अगर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा, जिसे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल ओरिजिन है, ठीक है। दूसरा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ पेरेन्काइमल ओरिजिन फॉर्म्ड इन बोन, मतलब जो आपके बोन में कोई भी वो आ जाता है, या सॉफ्ट टिश्यूज़ में, या मसल में, फैट में, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, इन सारी चीज़ों में अगर आपका आता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमा, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, ये आपको एग्जांपल दिया गया है कि ऑस्टियोसार्कोमा आता है तो मतलब आपके बोन में कैंसर है। ट्यूमर क्या है? न्यूप्लाज़्म आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स ऑफ ओमा to parenchyma tissue type from which the growth originate, e.g. benign tumor of glandular epithelial origin is adenoma, of bone origin is osteoma। मतलब ये भी वही पेरेन्काइमल टिश्यूज़ है, सिर्फ उस चीज़ के हिसाब से अगर अगर बोन का ट्यूमर है तो ऑस्टियोमा लगाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल ओरिजिन है तो एडेनोमा वगैरह ऐसे लगाते हैं। खैर, ये फिर आपको जो है नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है कि मतलब एपिथेलियल ट्यूमर है, सरफेस पे है और बेनाइन है तो उसको हम पेपिलोमा कहते हैं। अगर वो मैलिग्नेंट हो जाता है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। इसी तरह सार्कोमा, फाइब्रोमा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। बेनाइन वो होंगे उसके साथ सार्कोमा या कार्सिनोमा नहीं लगेगा, और जिस किसी के साथ भी सार्कोमा आया या कार्सिनोमा आया उसका मतलब कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो ये आपको सारी चीज़ें दी गई है, ये आप इस चार्ट से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ट्यूमर कहाँ पे है और कौन सा मैलिग्नेंट है, कौन सा बिनाइन है। इसी तरह ये भी आपको दिया गया है सारा, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये स्लाइड जो है ये आप अपने साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपको वो दिया गया है, एडिनो जो है वो ग्लैंड का होगा, कॉन्ड्रो कार्टिलेज, एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल, ये सारी चीज़ आपको दी गई है जो कि आम मेडिकल टर्म्स है, बहुत ही ईज़ी है, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा इस डायग्राम के थ्रू आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। 2 जीन्स होते हैं, एक है ट्यूमर सप्रेसर और एक है ऑन्कोजेनेसिस। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ट्यूमर सप्रेसर और ऑन्कोजेनेसिस एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल बैलेंस है, बराबर है, तो वो गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, कैंसर अपनी जगह पे है, ठीक है? अगर आप ट्यूमर सप्रेसर को हटा देते हैं तो ऑन्कोजेनेसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और कैंसर जो है वो आगे बढ़ने लग जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। द ब्रॉड कैटेगरीज़ वेदर जीन ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी। 2 चीज़ों के लिए हम ये मुख्तलिफ चीज़ 2 जीन्स इस्तेमाल करते हैं, एक ओवर एक्टिविटी के लिए या फिर अंडर एक्टिविटी के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए या कम काम करने के लिए। कैटेगरी ओवर एक्टिविटी के लिए जो हम काम को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस। जो जीन्स हम सेल्स के ओवर एक्टिविटी मतलब ज़्यादा काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं उसको? प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस व्हिच आर नॉर्मल जीन दैट बिकम कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजेनेसिस इफ म्यूटेटेड। जो कि नॉर्मल जीन्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं, म्यूटेशन उसमें आ जाती है, तो फिर वो कैंसर बन जाते हैं। मतलब कैंसर किस जीन की वजह से होता है? ऑन्कोजेनेसिस जीन की वजह से, प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस जीन की वजह से हो सकता है। इस जीन पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मतलब जो नॉर्मल जब ये होता है तो क्या-क्या काम करवाते हैं? एक तो प्रोटीन का काम करवाता है, ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इस पे होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है, तो मतलब ग्रोथ का इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो काम शामिल है, ठीक है? दूसरा जो जीन है वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो कि अंडर एक्टिविटी के लिए माना जाता है। इसमें 2 किस्म के जीन आते हैं, एक है रेटिनोब्लास्टोमा जिसको हम आरबी जीन कहते हैं और दूसरा है TP53 जीन, TP53 जीन भी आप कह सकते हैं, जो कि अंडर एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, व्हिच नॉर्मली बिकम एक्टिवेटेड इन डीएनए डैमेज। ये कब एक्टिवेट होता है? जब आपके सेल का डीएनए जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और आपका सेल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ये जीन्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा और TP53। ये 2 जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके सेल का जो एपोप्टोसिस है, जो नॉर्मल सेल डेथ है, जो प्रोग्राम सेल डेथ है, वो शुरू कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। तो इसी तरह आपका सेल महफूज़ रहता है, आपके सेल में कैंसर नहीं होता है। तो क्या होता है कि अगर एक की एक्टिविटी फ़र्ज़ करो प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो आपकी बॉडी में कैंसर होगा। लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर की एक्टिविटी अपनी जगह पे बरकरार रही और उस चीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब रही, तो आपका कैंसर कंट्रोल हो सकता है, ठीक है? और आपको कैंसर नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये 2 जीन्स जो है ये आपको समझ आ गए होंगे कि रेटिनोब्लास्टोमा जो है आरबी, TP53 और प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस, इन दोनों का काम क्या है? ठीक है, ये आपको इस डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि अगर एपोप्टोसिस कम हो जाता है तो प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाता है। मतलब सेल की डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। फिर ये यहाँ पे कैंसर ग्रेडिंग आपको दिया गया है कि कैंसर जो है हम कहते हैं 3rd ग्रेड का है, 4th ग्रेड का है, 1st ग्रेड का है। ये हम कैसे कह सकते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूमर बेस्ड ऑन हाउ एब्नॉर्मल द ट्यूमर सेल। ये हम ट्यूमर को देख के जो है वो उसका ग्रेडिंग करते हैं कि ट्यूमर जो है कितना एब्नॉर्मल है, कितना बढ़ गया है, कितना छोटा है, कितना माइक्रोस्कोपिक है या कितना हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कितना ये आगे बढ़ने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम देख के कैंसर ग्रेडिंग करते हैं। अब ये उसके अपीयरेंस पे सेल जो है आपका कितने चेंज हुए हैं, कितना उसका जो है साइज़ में चेंज जो आया है, कितना उसके शक्ल में चेंज आया है, इसको हम कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ये आपको दिखाया गया है कि 0 से लेके 4 तक जो है वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेड होते हैं। ग्रेड एक्स या ग्रेड 0 भी कह सकते हैं कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा, अनडिटरमाइंड ग्रेड है, मतलब आपको कैंसर का पता नहीं चलेगा, ये ग्रेड एक्स है या ग्रेड 0 है। ग्रेड 1 में वेल डिफरेंशिएटेड, थोड़ा-थोड़ा जो है वो आप फ़र्क कर पाएँगे। ग्रेड 1 में जो है सेल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। ग्रेड 2 में थोड़े उससे ज़्यादा मॉडरेट लेवल पे चले जाएँगे और भी इंटरमीडिएट ग्रेड होगा, मतलब थोड़े और जो है वो डिफरेंट हो जाएँगे। ग्रेड 3 में थोड़े हाई जो है वो पुअरली डिफरेंशिएट हो जाएँगे, थोड़े
और भी जो है तो हाई हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। ग्रेड 4 में जो है बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे होंगे और बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे, बिल्कुल हाई ग्रेड इसको हम कह सकते हैं। मतलब जितना लो होगा उसका उतना ही आपका कैंसर जो है वो ट्रीटेबल होगा, उतना ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ये ऊपर चला जाएगा आपका कैंसर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा हम इसका स्टेजिंग भी करते हैं जिसको हम TNM कहते हैं, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस। अब TNM का मतलब क्या है? द T रेफर्स टू द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द मेन ट्यूमर, कि मेन ट्यूमर कितना उसका साइज है और कहाँ से निकला है, एक्सटेंट क्या है उसका। ठीक है, द मेन ट्यूमर इज यूजुअली कॉल्ड द प्राइमरी ट्यूमर, और जो सबसे पहला ट्यूमर जो मेन ट्यूमर है उसको हम प्राइमरी ट्यूमर भी कहते हैं। अच्छा, जो N है, N रेफर टू द नंबर ऑफ नियर बाई लिम्फ नोड्स दैट हैव कैंसर, कितना कैंसर फैला हुआ है, कितना जो है आपके लिम्फ नोड्स जो है कैंसर से मुतासर हो चुके हैं, ये हमें नोड्स बताता है, N जो है वो बताता है। ठीक है, और M क्या है? मेटास्टेसाइज का मतलब क्या होता है? रेफर टू वेदर द कैंसर हैज़ मेटास्टेसाइज्ड, कि आपका कैंसर फैला हुआ है या अपनी एक जगह पे रुका हुआ है। ये आपको कैंसर के स्टेजेस बताते हैं, TNM। ठीक है, ये आपने याद रखने, ये आप इससे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस चार्ट में भी आपको दिया गया है कि x है तो क्या होगा, 0 है तो क्या होगा, 1 से 4 तक है तो क्या होगा, ये जो सारा मैंने आपको बता दिया। ट्यूमर नोड्स और आपको मेटास्टेसाइज में भी बता दिया गया है। और यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है एबरेंट सेल ग्रोथ एंड सेल एडाप्टेशन, ये ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।